Hi, my name is Radhika Khetpal, and we're yet again watching Radiant Sports Pick World Cup Edition. With us is a very prominent person from the differently abled sports space, a blind cricketer who's representing cricket for a very long time, Mr. Manvendra Singh Patwal. Manvendra ji, thank you so very much for joining us today. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thanks for inviting me. So today we're, of course, in the World Cup edition, we're discussing a lot about cricket, and we're also discussing your form of cricket, which is part of differently abled cricket, and comparing it with how the normal cricket is. What is the hype of the World Cup, and how we can build hype for your form of cricket as well, considering there is a World Cup, and a little about your predictions of in the World Cup. I'd like to start with you introducing your profile. मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैम, अगर मैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बात करूं तो डे फर्स्ट जब फॉर्मली जब ब्लाइंड क्रिकेट को खेला जाना शुरू हुआ 1990 से, फर्स्ट नेशनल जब इंडिया में खेला गया, तो मैं उस टाइम के स्क्वाड में भी था। और जब फर्स्ट स्क्वाड जब इंडिया के लिए 25 ईयर्स अगो 98 में फर्स्ट वर्ल्ड कप के लिए हुआ था, उसमें भी था। ये मेरे लिए बहुत मतलब मेरे ख्याल फॉर्चुनेट है, और आई एम लकी कि मैंने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप्स में कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट किया, एज ए कैप्टन भी रिप्रेजेंट किया 2003 से 2010 तक, 98, 2002 एंड 2006 के वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। और मैं B2 कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, जो ब्लाइंड क्रिकेट में, जैसे आपको काफ़ी शोज में आपने बताया भी है कि 3 कैटेगरीज खेली जाती हैं, B1, B2, B3, तो मैं B2 कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। इसके अलावा जब ये क्रिकेट का जन्म हुआ और उसकी अब तक की जर्नी में किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना है, चाहे खेलना है, चाहे उसको जीना है, हर तरीके से मैंने इस क्रिकेट को अभी तक जिया है। तो पहली बात तो मैं आपको और रेडियंट स्पोर्ट्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड में दिस इज़ अ माइलस्टोन एक्चुअली, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो भी ब्लाइंड क्रिकेट के लिए माइलस्टोन था। फर्स्ट बार जब फॉर्मली ब्लाइंड क्रिकेट को खेला गया था वो भी एक माइलस्टोन था। और रेडियंट स्पोर्ट ने एक नया जो अभी जो माइलस्टोन रखा है कि एक दिव्यांग खिलाड़ियों को मेन स्ट्रीम क्रिकेट के साथ जोड़ना और उसको मैं अपनी भागीदारी देना किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हम लोग इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो वहां पर हमें ये लगता है कि यार काफी लोग जो ये सोचते हैं कि दिव्यांग या ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेलते हैं, हाउ से वाव तक की जो जर्नी है वो आपने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि शायद इस बार आपने जो शुरुआत की है, अगले वर्ल्ड कप तक आने तक ये शायद बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। और ये एक जो आज हम एक YouTube पे इस तरह से प्रिडिक्शन शो कर रहे हैं, अपना प्री मैच एनालिसिस कर रहे हैं, अपने ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, तो शायद ये अगली बार ऑन एयर लाइव होगा और हम लोग और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, यही एक उम्मीद है कि हम आगे इसको और बढ़ाएं और आप लोग हम सब मिलकर के आगे पहुंचे और इसको लाइव टेलीकास्ट करें और इसका फोकस करें। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े। ये बिल्कुल नहीं हो पाता अगर आप नहीं होते और पूरी फ्रेटर्निटी मिलके काम नहीं कर रही होती। धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना समय निकाला और हमें और प्लेयर्स को भी आइडेंटिफाई करवाया, क्योंकि धीरे धीरे जानते, अभी इतना कम्युनिटी को लोग हम जानते नहीं है, काफी लोग नहीं जानते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने में भी समय लगता है। जो आपने हमारे को इसमें इस मुहिम में मदद करी है वो भी बहुत ही बड़ी है। Thank you so very much. Let's talk a little about India's performance in cricket in the World Cup right now. Able body अभी तक हर मैच जो खेलती आई है वो जीतती आई है इंडिया टीम। आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या फ्यूचर है? अगर इस वर्ल्ड कप के लिहाज से ही हम बात कर रहे हैं, और इस समय इंडिया मेरे ख्याल से टॉप लीग में है, सेकंड टेबल में सेकंड है, और अपने 4 मैच जीत चुकी है। बहुत कन्विंसली उसने सबको डोमिनेट करके ये मैचेस जीते हैं। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड और जो इंडिया
जो लगातार अपने 4 मैचेस जीत करके इस टूर्नामेंट में जो उन्होंने अपना दबदबा बनाया है, शायद और टीमों को काफी पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन टूर्नामेंट बहुत टफ है क्योंकि कभी भी उलटफेर हो सकते हैं, जैसा कि हम पिछला भी देख चुके हैं कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने किस तरह से अपसेट किया था, साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने किस तरह से अपसेट किया था। तो छोटे छोटे अपसेट्स भी कई बार पूरे वर्ल्ड कप के चित्र को बिगाड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कल का ही इवन हम उदाहरण देते हैं कि जो हमारा आने वाले जो मुकाबला है, जो दोनों श्रीलंका नीदरलैंड का है और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का है, तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आपस में दोनों अंडरडॉग्स के साथ से हारी हैं लास्ट मैचेस, अपने दोनों मैचेस जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो कभी भी क्रिकेट उलटफेर का गेम है, और चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट हो चाहे नॉर्मल मेन स्ट्रीम क्रिकेट हो, किसी भी बॉल पे आपका गेम का पूरा तस्वीर बदल जाती है। जी बिल्कुल, आई मीन ये स्पोर्ट ही ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है, अनसर्टेनिटी इसकी बहुत होती है, और हर एक बॉल पे फोकस करना होता है। आई थिंक ये सिर्फ एक ऑडियंस के लिए नहीं है कि प्लेयर के लिए भी होता है। और प्लेयर्स की बात करें तो मनविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ब्लाइंड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको लगा कि गेम आपके कंट्रोल में है बट अचानक से गेम स्विच हो गई, उसमें कुछ जी, और। दो 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 इंसिडेंट्स बताता हूं मैं, कि जब हम बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से कई बार हम जब कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंट होना हमेशा अपने लिए घातक हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कप, जब हमारा फर्स्ट कनिष्का वर्ल्ड कप, और मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो यह हमारा साल आने वाला है, ये हमारे फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप का 25th सिल्वर जुबली ईयर है। तो हम लोग इसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि रेडिएंट स्पोर्ट्स भी उसमें अपनी भागीदारी दे, जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कप में जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस टाइम पे, उनको कम से कम लाइमलाइट में लाए। और उनका कई बार क्या होता है कि जब हम आगे लेते हैं तो पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो 98 के कई, अभी इस मौके पे हमें कई प्लेयर्स ऐसे मिले जो अभी भी अपने कैरियर के लिए, किसी बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो हमें लगता है कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नीतियां आ गई हैं, लोग सपोर्ट करने लग गए हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कप के क्रिकेटर्स को और सेकंड वर्ल्ड कप के क्रिकेटर्स को, जब ये क्रिकेट लाइमलाइट में नहीं था, तो उनको भी आप लोग आगे उभार के लाएं। मेरा पहला तो ये आपसे अनुरोध है। दूसरा, जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, कि हम इंडिया के लिए कहा जा रहा था कि फर्स्ट टाइम इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और फर्स्ट टाइम इंडिया ही जीतेगा। और सब इस बॉल के साथ, जो ये बॉल उस समय इन्वेंट हुई थी 1990 में, वो इंडिया ने ही करी थी। इससे पहले अलग अलग फॉर्म में ब्लाइंड क्रिकेट खेला जाता था। तो 98 में जब वर्ल्ड कप हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया सबसे प्रबल दावेदार था इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, और हुआ भी यही। हमने सेमीफाइनल से पहले लगभग अपने लीग के 7 मैचेस लगातार जीते, 8 मैचेस लगातार जीते। और साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सेमीफाइनल में दोबारा से मुकाबला हुआ, जिनको हमने 10 विकेट से हराया था। और अनफॉर्चुनेटली इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं कह सकते हैं, डे होता है हर खिलाड़ी का। उस टाइम के रूरी फील्ड और स्कॉट फील्ड दो प्लेयर हुआ करते थे साउथ अफ्रीकन, और उन्होंने वन साइडेड वो मैच को ले गए। और वो एक मौका था जब हम बहुत इमोशनल भी थे, बहुत अच्छा गेम भी था, हमारी टीम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, और हम हार रहे थे। लास्ट में हमें याद है कि जब हरबख्श सिंह स्टेडियम न्यू दिल्ली में हमारा जब ये मैच चल रहा था, तो हमारी टीम के साथ पूरी आवाम थी, पूरे लोग थे, और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था कि किसी तरीके से इंडिया जीत जाए। तो वो एक क्षण था, और आज भी वो आंसू उस मैच को हारने के हम भूल नहीं पाते हैं। और ये एक बहुत ही हमारा थोड़ा दर्द, क्रिकेट के क्षेत्र में दर्दनाक शुरुआत थी हमारी। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम जब बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्रिकेट में, या हमें लगता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, तो अचानक से कोई अंडरडॉग आकर के हरा देते हैं। और उसके अलावा एक जो दूसरा इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूंगा कि 2006 में सेम चीज हमारे साथ हुई, जब मैं इंडियन कैप्टन था। और हम बहुत अच्छी तरह कन्विंसली हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से जीते।
और फाइनल में हम पाकिस्तान के साथ हमारा इस्लामाबाद में मुकाबला खेला जा रहा था। तो उस टाइम पे मॉर्निंग में हमारा स्क्वाड वगैरह सब कुछ हुआ, तैयार हुआ, हमने बैटिंग की, लेकिन हम वो मैच लास्ट मोमेंट में हार गए। तो वो भी एक क्षण था जो इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही, शायद ये क्रिकेट बहुत पहले लाइमलाइट में आ जाता अगर हमें वो चीजें, वो मुकाम, वो जीत पहले ही मिल गई होती। जी, बट यही सारे एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग आगे और बढ़ते जाते हैं और आगे और अपने खेल को और फाइन करते जाते हैं। सो या आई मीन मेरे को समझ आ रहा है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को लगता है कि ये गेम हमारी है, बट अचानक से बिल्कुल ही हाथ से चली जाती है और फिर विश्वास नहीं होता कि ये हमारे साथ हुआ क्या। आपने Exactly. बात किया फर्स्ट वर्ल्ड कप की, फर्स्ट ब्लाइंड वर्ल्ड कप की। मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, कैसे हमने वर्ल्ड कप आइडेंटिफाई किया, इंडिया ने वर्ल्ड कप कैसे आइडेंटिफाई किया ब्लाइंड के लिए, और उस समय कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? जी, एक्चुअली जब ये ब्लाइंड क्रिकेट स्टार्ट हुआ फर्स्ट नेशनल लेवल पे एक रेगुलर बेसिस पे 1990 में, तो एक सोच के साथ हम खेलना शुरू किया कि ब्लाइंड कैन प्ले केवल एक क्लासरूम तक, या आप इंडोर एक्टिविटीज से आगे निकल करके जो ब्लाइंड लोग, जो हमारे दिव्यांग साथी या और क्रिकेट होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं होते थे क्योंकि सारे क्रिकेट में देखने का है, आप उस तरह से आप बॉलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ब्लाइंड इट्स वेरी बिग चैलेंज। तो उसमें हम कभी इस क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जब 90 से लेके 97 तक एक जर्नी थी ब्लाइंड क्रिकेट की, जो अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट के स्टेज पे थी। तो 96 में मिस्टर जॉर्ज अब्राहम ने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का गठन किया। हमारे वर्ल्ड से सारे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। और फर्स्ट टाइम 1996 में उन्होंने अनाउंस किया दिल्ली नेशनल में कि हम एक वर्ल्ड कप कराने जा रहे हैं इंडिया में। तो हमारे लिए वो एक सपना था, क्योंकि पहली बात कि एक दिव्यांग खिलाड़ी, एक नेत्रहीन खिलाड़ी, पहली बात तो वो ग्राउंड पे उतरा, फिर ग्राउंड पे उतर के वो नेशनल लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे जाकर के वो इंटरनेशनल की भी सोच लेकर हम आगे बढ़े। और 1998 में जब वो वर्ल्ड कप हुआ तो शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो लम्हे के साथ मैं जुड़ा हुआ था, उस सिलेक्शन में मैं था, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन मैं इंडिया स्क्वाड में आया। और जो लोग भी उस टाइम पे थे उनके लिए एक सपना था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कंट्रीज इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उनको आपस में मिलने की बात करते हैं, तो हमें एक जरिया दिया कि क्रिकेट के थ्रू भी हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जी, और उस समय कितनी कंट्रीज ने परफॉर्म किया था, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट सारे किया? टेस्ट नेशन, सारे टेस्ट नेशंस, जो प्लेइंग टेस्ट नेशंस होते हैं वो सारे आए थे। ऑस्ट्रेलिया 7 कंट्रीज थे, 8 कंट्रीज, उन्होंने सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया ये हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये इतनी सॉलिड हिस्ट्री है, इतनी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट हिस्ट्री है जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में। जी। आपने अपनी बातों में ये भी बोला कि इंडिया ने सबसे पहला जो ब्लाइंड क्रिकेट बॉल है, प्लेइंग बॉल है, वो आइडेंटिफाई किया था और उसकी मेक करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं फॉर्चुनेटली इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली कि जब कोई किसी को दृष्टि दोष हो जाता है या वो कभी ब्लाइंड हो जाता है, तो कई जगह लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि वो स्पेशल स्कूल्स में पहुंच पाएं या वो उनसे जुड़ पाएं। तो फॉर्चुनेटली मैं जब मेरे साथ हादसा हुआ और मेरे को विजन प्रॉब्लम हुई, तो मुझे एड्रेस मिला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। हमारे 1959 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो वहाँ जो हमें एक माहौल मिला, धीरे धीरे हमने जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो क्रिकेट हम खेलते थे बॉल में से बेरिंग्स को छेद करके हम डालते थे, कई बार हम स्लेट्स में करते थे, कई बार हम
बहुत सारे अलग अलग तरीके इनोवेशन करते थे, जैसे कॉलगेट की छोटी डिब्बी में डाल करके पत्थर उसके साथ खेलते थे। तो धीरे धीरे जब बॉल का शेप आया तो वंस जब एक बार जॉर्ज अब्राहम वहाँ विजिट के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा कि हम किस तरह से खेल रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ वो बात करी, तो हमारे कोच होते थे ML मिश्रा, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और फर्स्ट वर्ल्ड कप में हमारे इंडियन कोच थे वो। तो उन्होंने इसको थोड़ा, जो हमारी वहाँ सेंट्रल वर्कशॉप थी उसके साथ मिल करके इस बॉल को डिजाइन किया कि क्यों ना इसको हार्ड प्लास्टिक में सीम दिया जाए, सीम के साथ इसमें बॉल रिंग्स रख के उसको परमानेंटली क्लोज किया जाए, और उसको फिर फॉर्मली एक वेट के साथ, क्योंकि उससे पहले आपने 4 पत्थर डाले या 4 छर्रे डाले, 5 छर्रे डाले, उसका वेट का कोई वो कैटेगरी नहीं थी। उसके बाद उसे 85 ग्राम्स में लाया गया और उसको बहुत एक्सपेरिमेंट्स के साथ 1990 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। टाटा स्टील चैलेंज कप हुआ था दिल्ली में, जिसमें 20 टीमों ने फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया से आकर के पार्टिसिपेट किया था। तो 20 टीमों में आकर के वो फॉर्मली, और जो एक रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट इस बॉल से स्टार्ट हुआ था वो 1990 में हुआ था। उससे पहले इंडिया में कई बार हमने देखा, हमने जो एक्सपेरिमेंटल क्रिकेट था ऑस्ट्रेलियन बॉल से भी खेला। ऑस्ट्रेलियन बॉल ओवल शेप में नेट्स के साथ होती थी, प्लस इंग्लैंड में दूसरी तरीके से क्रिकेट खेला जाता था, वो साइज में बॉल बड़ी होती थी और उससे शॉट मारते थे, तो नहीं फिजिबल थी वो। तो लास्ट में जब ये क्रिकेट बॉल हमारी इनोवेट हुई, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे ML मिश्रा जी का है, जो इंडियन कोच भी थे, और उसको फिर आगे प्रमोट करने में जॉर्ज अब्राहम का है, जिन्होंने इस क्रिकेट को फादर ऑफ द ब्लाइंड क्रिकेट हम अगर उनको कहें तो इसमें कोई कोताही नहीं होगी। उन्होंने बहुत पैशनेटली इसको आगे बढ़ाया और इस मुकाम पे लाया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने को प्रूव कर पाए, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारे अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं या हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको एक कमरे से निकाल करके ग्राउंड में लाए। तो ये बहुत बड़ा एक उनका भी योगदान है और इस क्रिकेट का भी योगदान है कि आज थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह खेल रहे हैं, अपने को प्रूव कर रहे हैं और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं कि नहीं, हम केवल म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं, टीचिंग नहीं कर सकते हैं, हम क्रिकेट के मैदान में भी बल्ला भी घुमा सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव जो हमें एक सदी बदली है, उस सदी बदलने में ये बदलाव भी हमारे ब्लाइंड समाज में या दिव्यांग समाज में बहुत बड़ा आया है। So inspiring, इतना अच्छा लगता है सुन करके कि ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज बन रही हैं जो हमारे आई थिंक ग्रास रूट लेवल में इतना लोगों को पता नहीं है कि विजिबल इम्पेयरमेंट इज नॉट अ ऑब्स्टिकल। इसको हम अपना फायदा भी ले सकते हैं, इसको हम अपनी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंस दे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये सारी स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसके बारे में लोगों को बताएं। Thank you so much for sharing this with us. Thank you. Talking about कैसे हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट में चेंजेस आ रहे हैं और अब और रिकग्निशंस मिल रही हैं। रिकग्निशंस की बात करें तो गवर्नमेंट भी अब बहुत रिकग्नाइज करना शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ प्लेयर्स को पद्मश्री भी दिया है, कुछ अर्जुन अवार्ड है, नेशनल अवार्ड्स हैं, and these are all blind cricketers, visually impaired cricketers who are representing India in World Cup and other places as well. तो ये बदलाव कैसे आया और किस साल में आया? देखिए, बदलाव तो मेरे ख्याल से भारत सरकार की ये जो योजनाएं हैं पुरस्कार, चाहे पद्मश्री के लिए या नेशनल अवार्ड के लिए, थी तो बहुत पहले से, लेकिन कुछ सालों में मुझे लगता है कि 10-15 साल में ये बदलाव कुछ ज़्यादा तेजी से आया। और जब से सोशल मीडिया आया, मुझे लगता है कि पहले हम अपनी बातें, अपनी एक्टिविटीज लोगों को दिखा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हम जो यूट्यूब हैंडल्स हैं, उनके थ्रू हम अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आती है। और इसी कारण से बहुत सारे अवार्ड हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स को
पैरा एथलीट्स को सबको मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब जो सरकार की पॉलिसीज हैं कि बहुत अच्छी बात है, जैसे जो मेन स्ट्रीम जो मैन क्रिकेट को विमेन क्रिकेट को बराबर में लाके खड़ा किया है, उसी तरीके से जो हमारा डिसेबिलिटी क्रिकेट है, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे स्टैंडिंग क्रिकेट हो, चाहे डेफ एंड डम हो, चाहे ब्लाइंड क्रिकेट हो, चाहे पैरा एथलेटिक्स हो, जब आप उनकी उनका जो अचीवमेंट है, आप उस अचीवमेंट को एक लेवल पे लाके रखेंगे और उसको भी उतना ही महत्व देंगे, तो ये बदलाव आना स्वाभाविक है। और इस बीच में सरकार की बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी नीतियां आई हैं और उसमें बहुत सारा प्रमोशन मिला है, ये हमारे क्रिकेट के लिए नहीं, सारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट को इनमें मतलब क्रिकेट ही नहीं, मतलब सारे स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट की डायरेक्ट भागीदारी होनी चाहिए। जो मीडिएटर्स हैं उनको खत्म करके डायरेक्ट जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, चाहे बीसीसीआई है, या जो भी हमारी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, उनको डायरेक्टली प्लेयर्स को इस चीज के लिए नॉमिनेट भी करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। जब तक एक चेन बनाने के बजाय डायरेक्टली, जैसे हम आजकल कहते हैं कि डायरेक्ट आप कस्टमर से अपना प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास जो चीज आ रही है, उस तरह से अगर सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां बेनिफिशरीज के पास डायरेक्टली जाएंगी, तो वो मेरे ख्याल से और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। जी, डेवलपमेंट की हम बात करें तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अभी हम रिसेंटली कुछ प्लेयर्स से भी बात कर रहे थे, तो हमें बताया गया कि बीसीसीआई ऑन इट्स ओन इज डूइंग अबाउट 3000 क्रिकेट टूर्नामेंट्स। तो आगे और एजेंसीज होनी चाहिए और कंपनीज होनी चाहिए जो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट या कोई भी और स्पोर्ट हो तो उसको प्रमोट करें। तो आपका इसमें क्या राय है? आप इतने समय से इस स्पेस में रहे हैं, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी आगे बढ़ती हुई आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं जो रिकॉग्नाइज कर रही हैं, बट इसमें अभी स्कोप है। सो वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट। यस, एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इसको अपने जो प्लेयर्स को उनको जब तक हम प्रोडक्ट बना करके एक फंड रेजिंग एजेंसी की तरह यूज करेंगे, तब तक क्रिकेट डेवलप नहीं होगा। जब हम उनको एज ए हीरो कैरेक्टर के साथ, आप उनके अचीवमेंट्स के साथ प्रेजेंट करेंगे लोगों के पास, कॉर्पोरेट्स के पास या बीसीसीआई के पास, तो वो लोग हमारे पास आएंगे। अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्रिकेटिंग एजेंसी है, वहां सबसे ज्यादा पैसा है। मुझे लगता है कि अगर वो इस केवल डिसेबल्ड क्रिकेट पे 0.1% भी 0.01% भी अगर नजर फिरा ले, तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स के साथ साथ वो एज ए हीरो भी आपको मार्केट में नजर आने लगेंगे। जब तक उनका प्रमोशन आप एज ए हीरो नहीं करेंगे और एज ए प्रोडक्ट करेंगे, तब तक वो डेवलप नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि जब तक हम उनको डोनेशन, हम जनरली अभी भी पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं कि हम जब ब्लाइंड क्रिकेट कराते हैं या दिव्यांग क्रिकेट, तो दूसरे जो हमारे लोग आते हैं उनको वो कहते हैं कि हमने इतना डोनेट कर दिया। तो डोनेट और डोनेशन जब आप किसी को करते हैं, तो आप उसको अपने बराबर में कभी नहीं ला रहे हैं, आप उसको एक स्टेप अपने नीचे रख रहे हैं। इसीलिए मैं जब से इस क्रिकेट एसोसिएशन को चला भी रहा हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि दिस इज ए प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनों के लिए काम कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, ना कि हमें डोनेट करिए। डोनेट करने से आप उनकी जो मेंटल लेवल है, आप खेलने को तो बुला रहे हैं उन्हें, लेकिन आप उनको मानसिक रूप से उनका उत्थान नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये क्रिकेट उस स्टेज पे है कि हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अभी नहीं, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर उड़ीसा से या वेस्ट बंगाल से या कहीं तेलंगाना के इंटीरियर से कोई अगर कोई प्लेयर आता है, फर्स्ट टाइम वो दिल्ली आके खेलता है, तो उसके लिए तो दिल्ली ही बहुत बड़ी चीज है, क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज है। तो उसको उस लेवल पे लाइए, उसको जब हम उस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, एक प्लेयर वाला, एक उसको सम्मान देंगे, उसको अगर हम एक अच्छा खाना देंगे, अच्छा रहना देंगे, अच्छा खेलना देंगे, अच्छे इंसेंटिव्स देंगे,
तभी वो उस क्रिकेट को आगे डेवलप कर पाएगा। नहीं तो एक मैच खेलेगा, हम केवल उसको एग्जीबिशन मैच की तरह कुछ मनी कलेक्ट करके वहीं पे उस क्रिकेट को डंप कर देंगे। तो अगर हम बीसीसीआई से भी ये उम्मीद करते हैं या आईसीसी से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो ब्लाइंड क्रिकेट को या दिव्यांग क्रिकेट को एफिलिएट करे, अपने से जोड़े, तो हमें अपने प्लेयर्स को भी प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, उनको हीरो की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। बीच में आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था या आपने उसको टच अपॉन किया था, which is indirectly leading to mental fitness. बहुत ज़रूरी है एक प्लेयर का प्रोफाइल, एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी अपग्रेड होना और उसको स्ट्रांग होना कि वो हर सिचुएशन को बैटल करके जीत सके, एटलीस्ट परफॉर्म कर सके. सो what are your thoughts on mental fitness? मुझे लगता है कि जब मैं ब्लाइंड बच्चे के हिसाब से, एक दृष्टिहीन व्यक्ति के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जब एक व्यक्ति होता है, चाहे वो मानसिक रूप से जब पैदा होता है और उसको खुदा ना खास्ता एक उसे विजन की प्रॉब्लम हो गई, वो देख नहीं सकता है, तो हम जनरली उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। उसका मानसिक विकास तो होता है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके लिए हम जैसे जनरली जो स्पेशल स्कूल्स हैं या कुछ हमारी एकेडमीज हैं, वो बाहर निकल के जब हम उनको फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं तो शायद वो मेंटल डेवलपमेंट डबल हो जाता है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट चल रहा है लेकिन जब कोई एक दृष्टिहीन बच्चा है, वो जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेंटल ग्रोथ कर रहा है लेकिन फिजिकल ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसका जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल। बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की और अभी हमारा मैच है लखनऊ में. मैं जानना चाहूंगी कि आपने कभी लखनऊ के स्टेडियम में गेम खेला है? जी, लखनऊ में जब वो लखनऊ में तो नहीं खेला है, कानपुर में खेला हुआ है एक्चुअली। और लेकिन वानखेड़े में हमने खेले हुए हैं, 2-3 मैचेस खेले हैं। और वानखेड़े का जो एटमॉस्फेयर है, और खैर हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट में तो आपको मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे स्पेक्टेटर्स नहीं आते हैं, लेकिन जब वानखेड़े में नॉर्मल मैचेस होते हैं, मेन स्ट्रीम कोई आईसीसी वर्ल्ड कप या अदर मैचेस, तो तब एक माहौल ही नज़ारा ही देखने वाला होता है। बिल्कुल. मैं आपसे एक क्विक रैपिड फायर करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी यस, कि जो फर्स्ट जवाब आपके माइंड में आए आप वो बताएं ताकि हम श्योर। आपके बारे में और जान पाए. जी, So, my first question is favorite stadium in India. फेवरेट तो हमारा अरुण जेटली हो गया है पहले से, फिरोज शाह कोटला। Favorite able-bodied cricket player. रोहित शर्मा। Your favorite cricketing year experience. या इन 1998 फर्स्ट वर्ल्ड कप। Your biggest achievement in your career. बिकम ए कैप्टन ऑफ इंडिया। Your biggest interaction with any sports player. शोएब अख्तर। Your learning from outside countries. यूके, इंग्लैंड। Why? बिकॉज मुझे वहां जाकर के पता चला कि जो एशियंस ब्लाइंडनेस और यूरोपियन ब्लाइंडनेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में ब्लाइंड है, जो हमारे नेत्रहीन लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो लोग केवल गाइड डॉग्स के साथ ही ज़्यादातर मूव करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है और डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फार बेटर है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो मुझे लगता है जो ब्लाइंड पर्सन है इंडिया या वहाँ यहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहा है, वहाँ की लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी। बहुत बड़ी बात है. Have you ever come across a fan, a blind cricket spectator? Yeah, many time. Where? But the fantastic moment in the Shekhupura Stadium in 2003. What had happened with the fan? What did the fans? There was actually first time मैंने ये देखा कि वहाँ लगभग 30 से 40 हजार लोग थे जो, और हमारे वहाँ के एक लोकल क्रिकेटर अशरफ भट्टी क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनके लिए पूरे शहर को पब्लिक हॉलीडे दे दिया गया था। तो ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेटर के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। और इतना शोर था, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट हमेशा सुनकर खेला जाता है, ज्यादातर उसमें साउंड बेस्ड है, और इतना शोर था कि हमें ये लग रहा था कि ये इतने लोग क्यों आ गए भाई। Wow. बट मैंने आज तक इतना क्राउड ब्लाइंड क्रिकेट में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और ये कौन से ईयर में था? ये 2003।
अमेजिंग. टॉकिंग अबाउट फैंस, आपको क्या लगता है कि एक ब्लाइंड क्रिकेटर और एक परफॉर्मर, क्या फैंस चाहता है कि उसका क्या ख्वाहिश होता है एज अ प्लेयर, वो ऑडियंस का से क्या उम्मीद करता है? ऑडियंस से केवल ये उम्मीद करता है कि जब वो अपना गेम दिखाता है, खेलता है, उसके क्रिकेट को हाव से ना देखें, वाव से देखें। और दूसरी चीज ये कि अगर MS धोनी या विराट कोहली को 10 लाख लोग जानते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, कम से कम ब्लाइंड क्रिकेटर को 10,000 लोग तो उसका हक बनता है उस अप्रिशिएशन के लिए। एक क्रिकेट को आज की डेट में एंटरटेनमेंट की तरह भी देखा जाता है, जो ओरिजिनली भी इसीलिए स्पोर्ट्स एक्सेक्ट। को इन्वेंट भी किया था, जी। फिजिकल फिटनेस को छोड़ करके. जी। तो अगर एक फैन कंसिडर करता है और देखता है ब्लाइंड क्रिकेट एंटरटेनमेंट के नजरिए से, तो उनको क्या एंटरटेनमेंट दिखने को मिलेगा? वही रन, ओवर्स, विकेट्स और वही थ्रिल जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है। रियली? तो या वही जज्बा, वही जोश सब मिलेगा वही, आपको स्टेडियम में? क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम खेलते हैं, मैं बहुत बार, मैं पाकिस्तान, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टूर्स हुए हैं मैंने इंडिया के लिए, लगभग 50-60 मैचेस, 60 मैचेस के आसपास इंटरनेशनल ODIs खेले हैं, नॉट T20, ODIs खेले हैं। और उनमें मैक्सिमम 98 से लेके 2011 तक मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी होती है क्रिकेट में, और जो उस समय जज्बा होता है, हमें ये लगता है कि हर किसी को प्रेशर होता है कि हम हार के ना जाएं, हम अच्छा गेम दिखा के जाएं, और ताकि लोग हमें ये ना पूछे अच्छा तुम वहां हार के आ गए। जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, वो ब्लाइंड क्रिकेट में और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी मेन राइवलरीज हैं? देखिए, मेन तो पाकिस्तान इंडिया की ही है। बाकी जो बहुत सारे अभी कंट्रीज में मैचेस चल रहे हैं, मतलब जो खेलते हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम और इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये 3 टीम्स बहुत बेहतरीन हैं वर्ल्ड में अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। जब भी ब्लाइंड क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वही हाइप होता है, उसी से माइलेज मिलता है। अगर इवन इंडिया ही नहीं, अगर अभी पाकिस्तान में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 98 से जो मेरे साथ खेलते आए या अभी वहाँ खेल रहे हैं, तो वो लोग जब अभी अभी रिसेंटली भी वो इंग्लैंड में इंडिया को हरा के आए, तो उनको मेरे ख्याल से और किसी कंट्री को हराने के बाद इतना अप्रिसिएशन गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिलता जितना पाकिस्तान को इंडिया से या इंडिया को पाकिस्तान को हराने से मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से क्रिकेट के डेवलपमेंट और उसके मेरे ख्याल से उसको हाइप करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए एक अच्छा जरिया है इंडिया पाकिस्तान का मैच। और जी आपने बिल्कुल. लास्ट देखा भी होगा, अभी अभी जब हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो लास्ट मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उस क्रिकेट ग्राउंड पे आप एक नज़ारा देख सकते थे कि क्या है, 155 पे 2 विकेट थे पाकिस्तान के और 191 पे वो ऑल आउट हो गए। वो ऑल आउट कई बार ये नहीं होता है कि आप अच्छा खेल नहीं रहे हैं, वो कई बार मेंटल प्रेशर होता है। जब आपके 1 लाख लोग वंदे मातरम गा रहे होते हैं तो अपने आप ही आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। या पाकिस्तान में जा करके 1 लाख लोग अगर कई बार वतन वतन पाकिस्तान गाएंगे, तो वो हर खिलाड़ी के साथ ही है, मेंटल प्रेशर बहुत, क्रिकेट मेंटल गेम है। आप कब ऊपर होते हैं कब नीचे होते हैं, एक बकअप पे आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो यही आप लास्ट मैच में भी आप देख सकते हैं कि कैसे कलेप्स हुए वो। Thank you so much for taking out your time. This is Radiant Sports Pick World Cup edition, where we are trying to bridge the gap between differently able cricketers and able cricketers, provide them one same platform, and take forward the voice as much as we can. Thank you so much. This is Radhika Khetrapal. Stay tuned for more.